बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को बाय बिग एम मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, जिसका नाम सेकंड आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक भी होता है। इससे पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपलेक्स मेथड और टू फेज सिंपलेक्स मेथड जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। टू फेज सिंपलेक्स मेथड को आप फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक बोलते हैं, और आज हम जिस के मतलब बात कर रहे हैं वो आपका है बिग एम मेथड, और बिग एम मेथड को आप सेकंड आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक भी बोलते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। बिग एम मेथड को सॉल्व करने किस तरह करते हैं इस्तेमाल हम। मैंने लिखा जी कि बाय यूजिंग बिग एम मेथड आपने मिनिमाइज़ करना है इस फंक्शन को z इज इक्वल टू 12x1 प्लस 20x2 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट 6x1 प्लस 8x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 100, और दूसरा कांस्टेंट है 7x1 प्लस 12x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 120। x1 और x2 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हैं। आप जानते हैं सबसे पहला स्टेप होता है आपने दिए हुए प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये जो बिग एम मेथड है ये आपका सिंपलेक्स मेथड की तरह ही है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक सिंपलेक्स मेथड नहीं पढ़ा या वो ये लेक्चर मेरा फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसके लिए फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए काइंडली वो जाकर पहले सिंपलेक्स मेथड को समझ ले, फिर इंशाल्लाह आज का लेक्चर उसके लिए आसान हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले इस अपने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह किया जाएगा, टेक्निक ये होती है कि आप जानते हैं कि जब भी मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर दैन इक्वल का साइन आ जाए तो फिर आप सरप्लस वेरिएबल जो है उसको आप यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो ये मेरे पास होगा जी, सबसे पहले मिनिमाइज़ करना होगा हमने। मिनिमाइज़ z इज इक्वल टू 12x1 प्लस 20x2 सब्जेक्ट टू पहला कांस्टेंट आपका है 6x1 प्लस 8x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 100। इसे मैं जब लिखूंगा इस तरह 6x1 प्लस 8x2 माइनस पहला सरप्लस वेरिएबल आ गया s1 इक्वल टू 100 आ गया। ठीक होगी बात ये। मैंने आपको स्लैक सरप्लस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बताया था। तो मैंने बताया था कि जब भी आपके क्वेश्चन में ग्रेटर दैन इक्वल का साइन आएगा तो आप हमेशा वेरिएबल एक माइनस करेंगे और वो कहलाएगा सरप्लस वेरिएबल। इसी तरह जब आपके पास सेकंड कांस्टेंट है उसको जब इक्वल में इक्वलिटी साइन में आप बदलेंगे तो वैसे बदलेगा 7x1 प्लस 12x2 माइनस s2 इक्वल टू 120। अच्छा, अब इतना काम तो ये आपने कर लिया कि ये आपने ग्रेटर दैन इक्वल का साइन था तो उसके आपने चेंज कर दिया, उसमें सरप्लस वेरिएबल माइनस करके इक्वालिटी में चेंज कर दिया। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल के मुतालिक भी बताया था कि जब भी आपके पास आपके क्वेश्चन में ग्रेटर दैन इक्वल का साइन हो या सिंपली इक्वल का साइन हो तो फिर उस सूरत में आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी ऐड करते हैं। सरप्लस वेरिएबल को तो माइनस करना ही करना है, इसके साथ आपने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है। मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल का कंसेप्ट जो है वो दे चुका हूँ, आप उस लेक्चर को देख लें, छोटा सा लेक्चर है। तो यहाँ पर आपके पास जो पहली क्वालिटी है उसके साथ आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 प्लस किया और यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 प्लस किया। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी यकीनन कि यार ये a1 a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल ये क्यों ऐड करने हैं हमने यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो जिस बच्चे ने ये आर्टिफिशियल वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ लिया है वो लेक्चर मेरा सुन लिया, उसके लिए तो मुश्किल नहीं है। लेकिन जिसने अगर नहीं सपोज सुना या जिसको अभी याद नहीं है तो वो सुन ले। देखें, अगर आप यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल सिर्फ सरप्लस वेरिएबल माइनस करते हैं, यानी ये a1 और a2 को अगर आप वक्ती तौर पर भूल जाएं, ये आपने नहीं किया तो इससे क्या फ़र्क क्या पड़ता है। आपने आगे जाकर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करना है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में आप क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन में ये जो दो वेरिएबल गिवन होते हैं ओरिजिनल शुरू में x1 और x2, जिन्हें आप नॉन नेगेटिव वेरिएबल यहाँ पर कहते हैं, इनको जब आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे यहाँ पर अपने इन कॉन्स्टेंट्स में
तो यहाँ पर जब आप x1 और x2 को 0 पुट करते हैं, व्हेन वी पुट x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 इन दीज टू कॉन्स्टेंट, फ़र्ज़ करें अभी आपने a1 प्लस नहीं किया तो आपके पास ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये आ गया माइनस s1 इक्वल टू 100। अब यहाँ से s1 की वैल्यू कितनी आएगी, s1 की वैल्यू आएगी माइनस 100। इसी तरह जब आप नीचे वाले कॉन्स्टेंट में x1 और x2 को 0 पुट करोगे तो आपके पास s2 की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी माइनस 120। अब आप जानते हैं कि जो स्लैक या सरप्लस वेरिएबल होते हैं ये वेरिएबल भी आपके नॉन नेगेटिव वेरिएबल होते हैं। तो सरप्लस वेरिएबल आपके पास यहाँ पर नॉन नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन वो क्या है, वो यहाँ पर आ गया नेगेटिव। तो अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल मज़ीद ऐड करना पड़ेगा। अब चूँकि ये वेरिएबल हमारा क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है तो इसलिए इसका नाम, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई चीज़ जिसका हकीकत में कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो रियल नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर फिर ये नॉन नेगेटिविटी जो कंडीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको कंसीडर करते हुए हम यहाँ पर इनको ऐड करते हैं। ठीक है कि नहीं, ये वजह होती है इसको ऐड करने की, ताकि हमारी जो नॉन नेगेटिविटी की जो कंडीशन है वो यहाँ पर क्या रहे, मुकम्मल हो जाए, पूरी हो जाए। तो पहली बात तो ये आपको समझ आ गई होगी। और अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ आई तो फिर इन शॉर्ट सिर्फ आपको ये कहूँगा कि जब भी आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल आ जाए आपके कांस्टेंट में, तो आपने हमेशा सरप्लस वेरिएबल माइनस करना है, उसके साथ ही आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लेना है। तो ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर यहाँ तक तो ये दो चीज़ें आपने कर ली। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया कितने वेरिएबल हो गए, x1, x2, s1, s2, a1, a2, ये दीज आर दी 6 वेरिएबल्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आप लिख देंगे वेयर। अब इसके बाद चूँकि ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं बाय यूजिंग बिग एम मेथड से, तो बिग एम मेथड में एक नया काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर एक नया वेरिएबल आपने ऐड करना है, डेट इज़ कॉल्ड दी एम, उसे हम एम से डिनोट करेंगे। और ये है क्या, दिस इज़ द लार्ज पेनल्टी कोफिशिएंट्स। ये लार्ज पेनल्टी कोफिशिएंट है, ये मैक्सिमाइजेशन के केस में माइनस एम लेते हैं और मिनिमाइजेशन के केस में इसे प्लस एम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एम क्या है, एक पेनल्टी कोफिशिएंट है। ये पेनल्टी कोफिशिएंट किसका है, ये कहाँ पर आपने ऐड करना है, ये सुन लें। वो क्या करना है, इन शॉर्ट वर्ड, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं। आपने बिग एम मेथड में जब भी अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है तो आपने जनाब, अगर वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सिंपल ये करना है, मिनिमाइजेशन के केस में प्लस m टाइम a1 प्लस m टाइम a2। ठीक है, ये आपके पास सिर्फ छोटी सी बात है जिसको शायद मैंने ज़्यादा यहाँ डिटेल में चले गया। करना क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल के साइन थे दो, आपने यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल माइनस किया, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने ये जो लार्ज पेनल्टी कोफिशिएंट है बिग एम मेथड में, जितने यहाँ पर होंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल उनके साथ मल्टीप्लाई करके उनको यहाँ पर ऐड कर देना है ऐसे। अगर ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो फिर आपने इनको यहाँ पर ऐड करना है, और अगर ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो हम लिखेंगे माइनस m टाइम a1 और माइनस m टाइम a2। ठीक है, ये हमारा जनाब तैयार हो गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब अगला स्टेप है, हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 होता है जी, फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ये कैसे मालूम होता है, हम क्या करेंगे, पुट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0 इन कॉन्स्टेंट्स। उन कॉन्स्टेंट का जो है आप नाम रख लें 1 2 3, वहाँ पर ऐसे लिख लें। अपने दिए हुए कॉन्स्टेंट्स में आप इनको पुट करें तो यहाँ पर देखें आपके पास x1 x2 को 0 पुट करना है, और इसके साथ साथ जो आपके सरप्लस वेरिएबल हैं उनको भी यहाँ पर अब आप 0 पुट करेंगे। ठीक है ना, ये 4 चीज़ें आपने 0 इक्वल पुट करनी है। इन 4 चीज़ों को यहाँ पर 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ पर पुट करेंगे x1 0, ये भी 0, s1 को भी 0, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 के बराबर आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज आपके पास a1 पहला आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 100 आ गई। इसी तरह ही जब आप अपने यहाँ पर सेकंड कांस्टेंट में x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x2 को 0 पुट करेंगे, s2 को भी 0 पुट कर देंगे, तो a2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। इस सूरत में आपका जो z का आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, x1 की जगह 0 आ गया, x2 की जगह भी 0 आ गया, m टाइम a1 कितना निकला है 100, और a2 कितना निकला है 120। तो यहाँ पर a1 की जगह यानी हमारे पास जो z की इनिशियल वैल्यू निकलेगी, z की इनिशियल वैल्यू आएगी m टाइम a1। व्हाट इज़ a1 यहाँ पर निकला है 100 प्लस।
आगे है m टाइम a2, तो a2 है 120, दिस विल बिकम कितने m बन जाएंगे ये 220 m। ठीक है, ये आपके पास z की इनिशियल वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास चलता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आप जानते हैं हमने क्या करना होता है, हमने बेसिक सिंपलेक्स टेबल बनाना होता है। और बेसिक सिंपलेक्स टेबल में वो कैसे बनता है, सबसे पहले इसकी जो टॉप रो होती है उस टॉप रो में हमने लिखना है अपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोफिशिएंट्स। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है हमारा, इसमें x1 का कोफिशिएंट 12 है, तो आप देखें मैंने यहाँ पर x1 का जो कोफिशिएंट है 12 लिख दिया। फिर x2 के साथ 20 है, तो यहाँ पर मैंने x2 के साथ 20 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें सरप्लस वेरिएबल s1 और s2 नहीं है, तो उसका मतलब वो ज़ीरो होंगे, तो ये आ गया s1 0, s2 का कोफिशिएंट 0। फिर उसके बाद a1 हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है, उसके साथ कोफिशिएंट m है, ये आ गया। a2 हमारा सेकंड मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ये आ गया इसका कोफिशिएंट m यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये याद रखिएगा। अब अगली चीज़ आप जानते हैं सी जे मीन कोफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो गया। इसके नीचे हम बेसिस लिखते हैं, बेसिस में हम लिखते हैं ये जो आपके बेसिक वेरिएबल निकलते हैं। बेसिक वेरिएबल का मतलब है कि ये जो आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम किया है, इसमें जो दो वेरिएबल निकले हैं उनको यहाँ पर लिखना है, ये a1 और a2। तो यहाँ पर आपने लिख दिया a1 और a2। अब अगली बात, यहाँ पर a1 और a2 के बैक में यहाँ पर देखें लिखा हुआ CB का मतलब है कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल a1 का कोफिशिएंट ऊपर कौन है, m है, तो यहाँ पर m आ गया। a2 का कोफिशिएंट m है, तो यहाँ पर भी m आ गया। अब उसके बाद आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्सेस और नीचे भी 6, ये 12 बॉक्सेस जो हैं वो आपने यहाँ पर फिल करने हैं। अब ये कैसे फिल करने हैं वो आप जानते हैं, आपने इन कॉन्स्टेंट्स को देखना है। पहले कॉन्स्टेंट में x1 का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 6। दूसरे कांस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो यहाँ पर मैं x1 हाँ ठीक है, यहाँ पर 7 लिख दूंगा। फिर आगे चलें, यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट 8 है, नीचे 12 है, तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। आगे s1 का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, ये -1 आ गया। यहाँ पर s1 का कोफिशिएंट इसमें नहीं है, इसमें s1 नहीं है जी, सेकंड में नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिखना है आपने, ये 0। आगे चलें, ऊपर वाली इक्वेशन में s2 नहीं है, तो s2 का कोफिशिएंट 0 आएगा। नीचे वाली इक्वेशन में s2 का कोफिशिएंट -1 है, ये -1 आ गया। ऊपर वाली इक्वेशन में a1 मौजूद है, तो a1 का कोफिशिएंट 1 आ गया, और नीचे a1 नहीं है तो 0 आ गया। नीचे वाली इक्वेशन में a2 मौजूद है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ऊपर 0 आ गया। ये आपने 12 जो नंबर थे इन कोफिशिएंट्स को देकर मुकम्मल कर लिए। आगे आ गया 100 और 12, ये b की जगह लिख देंगे, 100 और 12, 100 और 120। और ये 100 और 120 कुछ और नहीं है, आप गौर करें, a1 और a2 की वैल्यूज़ हैं जो कि आप ऊपर यहाँ से निकाल के आते हैं। a1 100 है, a2 120 हो गए। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें सारी ये आती होंगी। आगे अब आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहली चीज़ बनानी होती है जीजे कैसे बनते हैं, ये जो CB के नंबर हैं m और m, इन नंबरों को कॉलम वाइज आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो m को 6 से मल्टीप्लाई करें 6m आ जाएगा, m को 7 से मल्टीप्लाई करें 7m आ जाएगा, दोनों प्लस हो रहे हैं, ये आ जाएगा 13m। ठीक हो गया। m को 8 से मल्टीप्लाई करें 8m, और ये 12m, ये आ जाएगा 20m। आगे ये m को m से मल्टीप्लाई किया -m आ गया, ये 0 से मल्टीप्लाई किया, ये ख़त्म हो गया आपके पास। ठीक होगी बात ये। अच्छा, आगे ये m से मल्टीप्लाई किया 0 खत्म हो गया, नीचे मल्टीप्लाई किया ये -m आ गया। फिर m को 1 से मल्टीप्लाई किया ये m आ गया आपके पास, नीचे 0 है, ख़त्म हो गया। ऊपर वाले यहाँ 0 हो गए, यहाँ पर ये m आ गया। इधर मल्टीप्लाई करें m को 100 से 100m, और नीचे मल्टीप्लाई किया 120m, तो टोटल कितना आ गया 220m। और ये 220m कोई और नहीं है, ये ऊपर आप जो भी मालूम करके आए थे ना z की इनिशियल वैल्यू, वो है 220m। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब अगला काम आपने क्या करना होता है, अगला काम ये करना होता है कि CJ के ये जो टॉप रो है, इस टॉप रो में से ZJ को माइनस करना है। यानी हमारा फार्मूला है CJ माइनस ZJ। तो CJ की टॉप रो है 12 में से 13m को माइनस किया, तो यहाँ रह जाएगा आपके पास 12 माइनस 13m। ठीक हो गया। इसी तरह ही आप 20 में से इसको माइनस करेंगे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 20 माइनस 20m, 20 माइनस 20m। ठीक होगी बात ये। आगे यहाँ पर 0 है, ये इसमें से m को माइनस कर दिया, प्लस m हो गया। यहाँ पर भी 0 है, ये भी प्लस m हो गया। m माइनस m, ये 0 हो गया। m माइनस m, ये 0 हो गया। ठीक है, लें जी, अब ये हमारा पहला टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस टेबल में हमने ये देखना है कि क्या हमारा जो ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकला है, क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं बन गया। क्या हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ आगे भी मूव करना पड़ेगा, क्या कोई टेबल नंबर 2 बनाना पड़ेगा हमें। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक ऑप्टिमैलिटी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। अब वो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट परफॉर्म करना होता है तो वो हम परफॉर्म करते हैं किससे, ये जो आखिरी रो है इसमें देखना है कि आपने, अब ये आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन की। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में आपने देखना है कि क्या ये जो तमाम नंबर हैं CJ माइनस ZJ में, ऑल दी नंबर्स ऑफ CJ माइनस ZJ, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो इसमें कुछ तो 0 हैं, कुछ ये m है, ये भी दोनों m के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा ये तमाम पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों नंबर तो नहीं है।
m की हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पर मालूम है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपने ये देखना है कि m के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट है -20, तो ये है -20m, ये है -13m, तो ये दोनों नंबर m के जो साथ वाले कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब ये नंबर अभी नेगेटिव हैं। ठीक होगी बात कि नहीं। इसका मतलब ये है कि अभी हमारा जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बना। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बना तो इसका मतलब हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ अभी मूव करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अब ये देखना पड़ेगा कि हमारा की जो कॉलम है वो कौन सा है। अब वो कैसे पता चलता है की कॉलम का। अच्छा अब बेटा अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो m का मोस्ट नेगेटिव कोफिशिएंट है वो कौन सा है। तो यहाँ पर m के साथ ये -13 है, ये -20 है, तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा हुआ, -20 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो x2 है ये हमारा क्या हो जाएगा, पिवट कॉलम हो जाएगा। ठीक है ना। मैक्सिमम केस में हम देखते थे कि मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे मोस्ट नेगेटिव। समटाइम इसको इस तरीके से भी बयान कर दिया जाता है कि ये -20 है, मैंने इसका अगर आप एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो 20m बन गया। तो इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड भी आप देख सकते हैं कि इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं लेके आ रहा, आपने देखना है कि -13m और -20m में से जो मोस्ट नेगेटिव है वो कौन सा है। तो मोस्ट नेगेटिव ये है, ये हमारा होगा क्या, ये हमारा हो जाएगा की कॉलम। अब ये की कॉलम है तो आगे मुझे तलाश है की रो की। की रो कैसे तलाश की जाती है, अब आपने ये जो रो है, ये जो बी के नंबर है 100, इनको आपने की कॉलम के नंबरों पर डिवाइड करना है। तो की कॉलम बना हमारा x2, तो बी के नंबरों को x2 पर डिवाइड कर दें, यानी हमारा जो रेशो का फार्मूला बनेगा वो आएगा b/x2। 100 को 8 पर डिवाइड करेंगे, 100 को 8 पर डिवाइड करेंगे और कैंसिल वगैरह कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 25/2। 120 को 12 पर डिवाइड कर लेंगे, सीधा सीधा 10 आ जाएगा। 220m को 20m पर डिवाइड कर लेंगे, ये रह जाएगा mm से कट देगा, 20 को इससे काट देंगे, बाकी रह जाएगा आपके पास सॉरी यार इसको तो डिवाइड करना ही नहीं होता, ये सॉरी गलती हो गई। तो बस यहाँ तक हमने रहना, तो A2 तक, इसको नहीं डिवाइड करना, सॉरी A1 और A2 है ना, यहाँ पर रहेंगे। अच्छा अब इसके बाद आपने देखना है कि इन दोनों में से जो मिनिमम रेशो है पॉजिटिव वो कौन सी है। ये मिनिमम नॉन नेगेटिव रेशो है 10। ये इसका मतलब हमारी A2 जो है वो आ गई की रो, A2 हमारी बन गई है की रो, दिस इज़ आवर की रो। अब इस की रो में और इस की कॉलम में, ये हमारा की कॉलम है, जो इनकी इंटरसेक्शन में नंबर बनता है वो कौन सा है। इनकी इंटरसेक्शन में आ रहा है नंबर 12, तो 12 जो है वो यहाँ पर हमारा क्या है, पिवट एलिमेंट है। इस पिवट एलिमेंट को मैं बनाऊंगा 1, वो कैसे बनेगा, A2 के नंबरों को 12 पर डिवाइड कर देंगे और उसके बाद एक रो ऑपरेशन लगाएंगे, इस 1 के ऊपर वाले नंबरों को हमने बनाना होगा 0। अच्छा अब अगली बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है वो ये है, आप गौर करें कि आपकी जो की रो बनी है वो कौन है, A2 है। A2 कौन है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है। अब इसका मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल A2 को हम हटा देंगे और इसकी जगह ये आप जानते हैं सिंपलेक्स मेथड का तरीका आपने पढ़ा है, x2 जो है वो हमारा इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा, A2 हमारा आउटगोइंग वेरिएबल है, इसको रिमूव कर देंगे। अच्छा जब A2 यहाँ से चले जाएगा ना तो फिर आप याद रखें, पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं शायद किया होगा, तो A2 के ये वाला जो कॉलम है ना इसके नंबरों को छोड़ देंगे बस, क्योंकि A2 हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है। आर्टिफिशियल वेरिएबल का मकसद ये है कि आपने इसको रिमूव करना है। ये रिमूव कब कर सकते हैं, जब यहाँ से ये रिमूव होगा तो फिर इधर से इसका कॉलम भी छोड़ देंगे। अब जो आगे नया कॉलम बनेगा उसमें मैं क्या करूँगा, A2 की जगह लिखूँगा x2 का कोफिशिएंट ऊपर आएगा 20, A1 के नंबर, A1 के जो ये वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, और इसको मैं 12 पर डिवाइड करने लगा। फिर आगे देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, यहाँ पर आप ये परफॉर्म ऑप्टिमैलिटी टेस्ट स्टेप नंबर 4 होता है, जो मैं पीछे आपको बातें बता के आया हूँ, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से आप ये लिखेंगे एज इन टेबल नंबर 1 ऑल CJ माइनस ZJ, ये जो जितने भी नंबर हैं ये तमाम के तमाम, चूँकि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये तमाम के तमाम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आए। सो वी कैन मूव टूवर्ड्स ऑप्टिमल सोल्यूशन, हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब ये हो गया, अब आपने ये टेबल नंबर 2 बनाना है। टेबल नंबर 2 में आप जानते हैं ये जो टॉप की रोज़ हैं ये तो वैसे की वैसी रहेंगी। हाँ अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि A2 जो है ये आपका चूँकि आउटगोइंग वेरिएबल है, इसके नंबर आप ऐसे छोड़ दें, इसको यहाँ पर आप इस तरह ख़त्म कर देंगे। अब ऊपर वाला A2 यहाँ पर था, A2 जो था यहाँ पर था और इसकी जगह इनकमिंग वेरिएबल था हमारा x2, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x2 को। ठीक होगी बात। ऊपर वाला A1 एज इट इज़ था, अभी वो चेंज नहीं हुआ। x2 के ऊपर कोफिशिएंट है 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा। A1 का कोफिशिएंट था m, ये m आ गया। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब यहाँ पर x2 को यहाँ पर लिखा हुआ है 12, तो मैं पूरी इस इक्वेशन को 12 पर x2 की रो को 12 पर डिवाइड करने लगा हूँ। इसको 12 पर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 7/12, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ 0 है, 0 को आप डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा।
फिर यहाँ पर -1 था, ये आपके पास टेबल सामने होना चाहिए पीछे, ये देखें -1 है, -1 को 12 पर डिवाइड करेंगे, ये -1/12 आ जाएगा। A1 का ये वाला नंबर 0 है, इसको 12 पर डिवाइड करें 0 आ जाएगा। A2 का नंबर वैसे छोड़ दिए हैं। आगे चलें, B के नंबर 120 है, 120 को 12 पर डिवाइड करेंगे तो ये 10 रह जाएगा आपके पास। ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये इस 1 के ऊपर जो नंबर है वो देखें ज़रा कौन है। इस 1 के ऊपर नंबर है 8, तो मैं रो ऑपरेशन यहाँ पर लगाऊंगा। इसको 0 बनाने के लिए क्या रो ऑपरेशन लगेगी, फर्स्ट रो माइनस, हमारी रो ऑपरेशन लगेगी R1 माइनस 8 टाइम R2, ऐसे ही है ना। मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं, ऐसे ही है। अब इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर ऊपर यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 6, तो ये बनेगा इस तरह 6 माइनस 8 टाइम 7/12, ये रहा 7/12। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 4/3, 4/3। ठीक है, कैलकुलेटर अपने पास रखें, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं इसको ये सारी ऑपरेशन लगाने के बाद कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर लिख रहा हूँ सारा। ये x1 का यहाँ पर नंबर आएगा 4/3, यहाँ पर रो ऑपरेशन लगा कर 0 बन जाता है। s1 का ये वाला नंबर आएगा आपके पास -1, s2 का ये वाला नंबर आपके पास बन जाएगा 2/3, रो ऑपरेशन लगाते जाएँ आप। ठीक है, A1 का ये वाला नंबर आ जाएगा 1 और A2 का नंबर हमने छोड़ दी। और यहाँ पर जो रो ऑपरेशन लगाएंगे B के ऊपर भी लगानी है आपने। देखें यहाँ पर B का नंबर है 100, जब यहाँ पर आप रो ऑपरेशन लगाओगे आएगा 100 माइनस क्या रो ऑपरेशन है 8 टाइम R2, 8 टाइम R2, R2 क्या है यहाँ पर 10 है, अब इसमें तो 10 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 8 80, 80 100 में से माइनस कर देंगे, बाकी कितना रह जाएगा 20 आ जाएगा। लेकिन ये टेबल फिल हो गया अंदर। अब मैंने निकालना है ZJ, तो ZJ कैसे निकलता है आप जानते हैं। M को इससे मल्टीप्लाई किया 4/3M आ गया, 20 को 7/12 से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब ये है, देखें ना ऐसे आएगा 4/3 टाइम M प्लस 20 इंटू 7/12। 20 और 7 को कैंसिल कर लें, 4 के टेबल से 4 3 12 और 4 5 20। ठीक है, और उसके बाद इसका एलसीएम वगैरह ले लें, ये आ जाएगा 4/3M प्लस 35/3, 35/3, 4 5 20, 5 7 35 हो गया, और ये नीचे रहेगा आपके पास 3। तो यहाँ पर ये रो ऑपरेशन लगाई, तो मतलब रो ऑपरेशन कह रहा हूँ, ये प्लस किया, ये आपके पास यहाँ पर ZJ का नंबर बनेगा 4/3M प्लस 35/3। ठीक है, इसी तरह आगे चले। M को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया आपके पास। M को इससे मल्टीप्लाई किया, ये -M रह गया, नीचे 0 है वो ख़त्म हो जाएगा। M को इससे मल्टीप्लाई करें 2/3M आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस, यानी 2/3M माइनस ये 12 और इससे कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा, नीचे रह जाएगा 3, और ये आ जाएगा -5/3, ये आ जाएगा M, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20M प्लस 20M प्लस 200। यहाँ पर B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20M, और 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 200 आ जाएगा। बात समझ आ गई कि ना। M को 20 से मल्टीप्लाई किया 20M, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया 200 आ गया आपके पास। CJ टॉप रो में से इसको माइनस करते जाएँ, मतलब 12 में से आप माइनस करोगे इस सारे नंबर को। मतलब कैसे, ये देखो 12 माइनस ये वाला नंबर सारा 4/3M प्लस 35/3, इसको अब आप माइनस कर लें, कैलकुलेटर अपने पास रखें आप, ये आपको सारा आंसर आएगा। माइनस करने के बाद 1/3 माइनस 4/3M, 1/3 माइनस 4/3M। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ 20 है, 20 माइनस किया 0 आ गया, 0 में से हमको किया ये प्लस M हो गया, ये 0 में से इसको माइनस किया तो ये साइन चेंज हो गया, यानी -2/3M आ जाएगा प्लस 5/3 आ जाएगा। ये M माइनस M 0 आ गया, ये छोड़ दिया वैसे ही हम, ये ख़त्म हो गया। अब हमने देखना है कि क्या हमारा सेकंड फिजिबल सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन बन चुका है। ये ऑप्टिमल सोल्यूशन कब होगा, नीचे लिखा है मैंने परफॉर्म ऑप्टिमलिटी टेस्ट। तो इसमें ये देखना है, आपने लिखना है एज इन टेबल 2, टेबल नंबर 2 में आपने देखना है कि क्या ऑल CJ माइनस ZJ ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ गए हैं कि नहीं आए। देखो जी, ये 0 है, ये भी 0 है, ये M, ये भी, इसका साइन भी पॉजिटिव है। यहाँ पर आप देखें M का जो ये वाला जो साइन है नेगेटिव है, यहाँ पर भी M का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब अभी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला। पहली बात, इसका मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला, ये तमाम के तमाम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं आए। सो वी कैन मूव टूवर्ड्स ऑप्टिमल सोल्यूशन, जिस तरह आप ये लाइन ऊपर लिखे हैं ये लिख लेंगे। ठीक है, अगली बात ये है कि अब हमने चूँकि ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं निकला, तो हमारी जो वो होगी की कॉलम, वो कौन सा होगा। की कॉलम तलाश करने के लिए आपने देखना है कि मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है। यहाँ पर मिनिमाइजेशन के केस में मोस्ट नेगेटिव नंबर आपने देखना है इनमें से, और मैक्सिमाइजेशन के केस में मोस्ट पॉजिटिव। मोस्ट नेगेटिव ये है, देखो जी यहाँ पर M है -2/3 के बराबर, ये है -4/3।
2/3 को करें ना सॉल्व तो -0.67 आएगा, और यहाँ पर 4/3 को डिवाइड करेंगे तो ये -1.33 आएगा। तो मोस्ट नेगेटिव कौन है? मोस्ट नेगेटिव नंबर ये है, मतलब बड़ा नेगेटिव कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट नेगेटिव -1/3 है, तुम्हारी ऑप्टिमल ये बनेगी की रो, ठीक है ना। यहाँ पर इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना जो आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं जी, माइनस में जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, ये नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। आपने ये देखना है कि नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर अगर -0.67 है तो इधर में -1.33 है, तो मोस्ट नेगेटिव ये है, ज़्यादा नेगेटिव ये है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये होगा हमारा, ये हमारी की रो आ गई। आगे हमने तलाश, ये की कॉलम आ गया, सॉरी की रो तलाश करनी है। अब की रो कैसे तलाश करते हैं आप जानते हैं, आप अपने इस बी के नंबरों को x1 के नंबरों पर डिवाइड करेंगे आप, ठीक है ना। तो x1 का जो नंबर है, x1 कॉलम के जो नंबर है, 20 को 4/3 पर आपने डिवाइड किया तो आंसर बना 15। फिर 10 को आपने डिवाइड करना है 7/12 पर, आंसर आएगा 120/7, ठीक होगी बात ये। अब आप देखो कि हमारी 120/7 ये बड़ा है या 15 बड़ा है, मिनिमम रेशो कौन सी है? मिनिमम रेशो हमारे पास बनती है ये, ठीक है, 15। 120 को 7 पर डिवाइड करेंगे 15 से बड़ा जवाब आ रहा है, सही है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये हमारी की रो हो गई, A1 जो है हमारी हो गई, दिस इज़ आवर की रो, ठीक है, ये की रो हो गई। और x1 जो है हमारा की कॉलम हो गया। अब इस की कॉलम में और की रो में जो दोनों में इंटरसेक्शन में नंबर आ रहा है 4/3 है, ये हमारा क्या हो गया? पिवट एलिमेंट हो गया, पिवट एलिमेंट हो गया या की एलिमेंट हो गया। अब अगली बात, यहाँ पर हमारी की रो कौन है? A1 है, और A1 कौन है? आर्टिफिशियल वेरिएबल है। नहीं जी, अगले टेबल में आप A1 को भी छोड़ देंगे, A2 को भी छोड़ देंगे, और A1 की जगह जो नया नंबर आएगा वो कौन सा नया वेरिएबल आएगा? x1। तो अब आपके पास जो नया टेबल मैं नीचे बनाऊंगा वो ज़रा चेक करें, वो कुछ ऐसे बनेगा कि एक तो A1 की जगह यहाँ आ जाएगा x1, x2 पहले ही मौजूद था, x1 का कोफिशिएंट है 12 और x2 का कोफिशिएंट है 20, ठीक होगी बात ये। अगला काम क्या करना है? अगला काम ये आपने करना है कि A1 और A2 के जो A1 A2 तो पहले ही ख़त्म हो चुका था आर्टिफिशियल वेरिएबल, अब इस मरतबा A1 भी उड़ जाएगा, ये भी गया, ये भी गया, ये आपका काम आसान हो गया, आर्टिफिशियल वेरिएबल ख़त्म हो गए। अब आपका काम सिर्फ इतने हिस्से में रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेल आपने पूरे करने हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले x1 में हमारा क्या बना है? 4/3 है, ये पिवट एलिमेंट है, इसको मैंने 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाएंगे? पूरी रो को 3/4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब इसको 3/4 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे R1 को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आगे x2 में यहाँ पर लिखा हुआ है 0, ये 0 है, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 रह गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये -3/4 आ जाएगा, इसको भी इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएँ, ये 0, फिर ये आ जाएगा -3/4, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1/2। अब यहाँ पर अब b का जो नंबर था वो हमारे पास था 20, इस 20 को जब 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास बनेगा 15, ये 15 आ गया। क्लियर हो गई बात ये। अब आपने x2 इसके नीचे 0 बनाना है, x1 का ये वाला नंबर 0 बनाना था, आप जानते हैं एचिलॉन फॉर्म में। तो अब इसके नीचे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रो ऑपरेशन लगानी पड़ेगी। इसके नीचे 7/12 है, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/12 में से, R2 से माइनस कर देंगे, यानी कि हमारी जो रो ऑपरेशन अब इस मरतबा लगेगी वो ये होगी, चलें यहाँ पर लिख लेते हैं, R2, हमारी रो ऑपरेशन लगेगी R2 -7/12 टाइम R1। ये रो ऑपरेशन लगाकर आपके पास जो न्यू नंबर आएंगे, ठीक है, आई होप कि वो नंबर आप लगा सकते हैं रो ऑपरेशन वगैरह, तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा 0, ये आपके पास आ जाएगा जी 1, यहाँ पर ये आ जाएगा 7/16, ये आपके पास आ जाएगा -3/4, ये दोनों वैसे छोड़ दिए हैं, और b का ये वाला नंबर चेंज होकर 5/4 आ जाएगा। ले जी, अब आपका काम हो गया ख़त्म। अब आपने चेंज करना है, जीजे को बनाना है। जीजे नंबर कैसे बनते हैं आप जानते हैं, 12 1 12, 20 0 0, ये 12 आ गया, 12 0 0, 20 1 20, ये 20 आ गया। आपका काम आसान हो जाएगा जब उसमें से m उड़ जाएगा, और आप देखें m ख़त्म हो गए बीच में से। अब सिंपल कैलकुलेशन रह गई है, 12 को -3/4 से मल्टीप्लाई किया और 20 को 7/16 से माइनस किया, तो क्या आंसर बनेगा? ये आपके पास आ जाएगा जी 1/4 के बराबर। देखें कैसे किया मैंने, मैं दोबारा एक मतलब बता देता हूँ। 12 को -3/4 से मल्टीप्लाई करना है, कोई साइन अपनी तरफ से नहीं लगाना आपने, जो लगे में बस उसके मुताबिक चलना है, प्लस 20 × 7/16, 20 के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है तो प्लस आएगा, उसके साथ माइनस आ गया। अब ये 4 3 12 आ गया, 3 3 9, -9, ये आपके पास आ जाएगा 4 4 16, 4 5 20, तो 35/4, ये आपके पास आ जाएगा -36 प्लस 35/4, दिस इज़ -1/4। इस तरह मैंने यहाँ पर आपके पास,
तो ये आपके पास आ गया इस तरह नीचे -1/4। इसी तरह अब आप 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 20 को -3/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा यहाँ पर 9 के बराबर। इधर आ जाएँ, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएं और 20 को 5/4 से मल्टीप्लाई कराएं, आंसर बनेगा 205। ठीक होगी बात ये। CJ माइनस CJ, CJ 12 में से 12 माइनस किया 0, 20 में से 20 माइनस किया 0, 0 में से ये किया +1/4 होगा, 0 ये किया तो आपके पास आंसर आ गया जी। अच्छा यहाँ पर नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गई है, सॉरी -9 आना है, तो ये आ गया +9। अब आप देखें कि आपकी आखिरी रो में तमाम नंबर पॉजिटिव हो चुके हैं, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल गया है। एज ऑल CJ माइनस ZJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो वी हैव ऑप्टिमल सोल्यूशन। हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया है, और वो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, Z की वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू 205 है, x1 15 के बराबर है, x2 5/4 के बराबर है, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज़, Z मिनिमम जो है वो आपके पास है 205 के बराबर, x1 की वैल्यू 15 है और x2 की वैल्यू 5/4 है। बस ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। तो ये आपके पास मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम सिर्फ मैं आपके सामने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम रखूँगा, वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, जस्ट उसमें आपको मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बनाते हैं, जो आप प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, उसके मुतालिक सर बताऊँगा। ले जी, बाय यूजिंग बिग एम मेथड आपने मैक्सिमाइज़ करना है इस फंक्शन को, सब्जेक्ट टू दी ये कॉन्स्टेंट है, लंबे चौड़े 4 कॉन्स्टेंट है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर ये सुन लें कि आपके पास क्वेश्चन में अगर ना लिखा हो कि बिग एम मेथड से सॉल्व करें, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप इसे बिग एम मेथड से भी कर सकते हैं और सिंपलेक्स मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं उसे सिंपली। लेकिन अगर वो कंडीशन लगा दे कि इसे आपने बिग एम मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर आपकी मजबूरी है कि आप इसे बिग एम मेथड से सॉल्व करेंगे। आपने अभी तक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को सॉल्व करने के 4 मेथड पढ़े हैं। सबसे पहले था शुरू में बायोग्राफिकली, फिर आपने पढ़ा था सिंपलेक्स मेथड, फिर आपने पढ़ा था 2 फेज सिंपलेक्स मेथड, फिर चौथा है बिग एम मेथड, ठीक है ना। तो अगर तो नाम लेकर आपको गए तो फिर तो मजबूरी है, अगर नाम ना ले तो फिर आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी चॉइस से आप कर सकते हो। मैक्सिमाइज़ करें इस फंक्शन को सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर सिर्फ इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पहली बात यहाँ पर कोई भी सरप्लस वेरिएबल आपने माइनस नहीं करना, जस्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होंगे, ठीक है। तो मेरा जो पहला कांस्टेंट है, पहले कांस्टेंट में मैं सिंपल यहाँ पर लिखूँगा, इसके साथ अब मैं यहाँ पर ही कर रहा हूँ +A1, यहाँ पर करूँगा +A2, बाकी वैसे के वैसे रहेगा +A3 +A4, ठीक है। 4 मेरे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाएंगे, बाकी सब कुछ वैसे के वैसे रहेगा। और नीचे भी यहाँ पर हम लिख देंगे A1 A2 A3 A4 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगली चीज़, हमारा जो इस मरतबा जो मैक्सिमम Z बनेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, वो हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा, ये वैसे के वैसे आएंगे आगे। अब चूँकि ये आपके पास प्रॉब्लम है इसकी मैक्सिमाइजेशन की, तो आपने यहाँ पर लार्ज पेनल्टी कोएफिशिएंट m को क्या करना है, माइनस करना है, -m टाइम A1। अगला फिर यहाँ पर दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल A2 है, -m टाइम A2 -m टाइम A3 -m टाइम A4। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक है। बाकी काम रिमेनिंग वैसे का वैसे ही है। आपने CJ माइनस CJ रो निकालनी है हर मरतबा। अब चूँकि ये आपकी मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम होगी, मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम में आपने ये देखना है कि CJ माइनस CJ जब तक लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आ जाता, तब तक आपको इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। और इसमें जो CJ माइनस CJ रो में मैक्सिमाइजेशन के केस में आपने देखना है कि वहाँ पर हम देख रहे थे मोस्ट नेगेटिव, यहाँ पर हम देखेंगे मोस्ट पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं कुछ नंबर लिखकर बताता हूँ आपको। मेरे पास आखिरी रो में फ़र्ज़ करें एक नंबर है 3 + m, एक मेरे पास नंबर आ गया -1 + 3 + m 3m, एक नंबर आ गया मेरे पास -1 -8/m। अब इसमें तो वैसे ही नेगेटिव है, इसको वैसे छोड़ देंगे क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने देखना है मोस्ट पॉजिटिव, तो मोस्ट पॉजिटिव आपका ये है +3m, यहाँ पर m का क्वेश्चन 1 है, तो आपका ये वाला जो जिस कॉलम में बैठा होगा वो आपका पिवट कॉलम होगा। नहीं, इस तरीके से बेटा आपने बिग एम मेथड के ज़रिए अपने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को सॉल्व करना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, स्पेशली रमज़ान में। तो आई होप कि आप क्रेडिट करेंगे इस चीज़ को मेरे लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।